बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नई बात के साथ मैं हूं फवाद अहमद। नाज़रीन, बजट आ चुका है, बहुत सारे तबसरे हो रहे हैं, टैक्स लगे हैं नहीं लगे, क्या मामला हुआ है, तमाम ही चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। बजट कैसा था, उसकी सेहत कैसी थी, सेहत के साथ साथ किस हद तक महंगाई के ऊपर असरअंदाज होगा, किस हद तक आवाम के ज़रूरियात ज़िंदगी को छीनने का सबब बनेगा और किस हद तक उनको फराहम करने का बाइस बनेगा। 3-4 बयानात हैं आज के प्रोग्राम का इब्तिदाइया, वो बयानात ही होंगे। अशफाक यूसुफ तोला साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे तबसरा लेंगे, तज्जिया लेंगे, टैक्स अमूर के हवाले से जानेंगे क्योंकि अभी जो FBR की बजट अनोमली कमेटी है उसकी भी सरबराह हैं, तो अब तक उन्होंने क्या क्या फाइंडिंग की है वो भी बात करेंगे। किस तरीके से चीज़ें ठीक हो सकती हैं ये भी पूछेंगे। लेकिन 3-4 बयानात हैं। एक बयान तो मिफ्ता इस्माइल साहब का है जिसमें वो कहते हैं पावर सेक्टर को ना सुधारा तो मुल्क की मईशत ले डूबेगा। दूसरा ये कि पाकिस्तान को बजट में इजाफी इक़दामात की ज़रूरत है, ये IMF का कहना है। इसका मतलब यह है कि IMF पाकिस्तान के बजट के हवाले से कोई बहुत अच्छी राय नहीं रखता या कोई बहुत अच्छी जो है वो उनका रद्द-ए-अमल कोई बहुत अच्छा नहीं है। तीसरा यह है कि शरह सूद में इजाफा, अमेरिका, यूरोप समेत कई स्टॉक मार्केट्स क्रैश कर गई। पाकिस्तान की क्या सूरत हाल है, पाकिस्तान में भी स्टॉक मार्केट संभल नहीं रही, इस पर भी बात करेंगे। और आखिर में एक बुरी खबर है लेकिन शायद कुछ अरसे में वो ठीक भी हो जाए कि पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट के अंदर बरकरार है। तोला साहब बहुत शुक्रिया। तोला साहब, मेरे मोबाइल फ़ोन में आपका भेजा हुआ कमेंट ऑन फाइनेंस बिल 2022-23, इसका जो टाइटल है, मैं फ़ाद उस्मान साहब से कहूँगा, प्रोड्यूसर साहब से, कि वो स्क्रीन के ऊपर ज़रूर चलाएं। आपने कश्ती बनाई है, बल्कि ये बड़ा एक वेसल है, इसमें टैक्स एग्जेम्प्टेड पीपल जो हैं वो ऊपर चढ़े हुए हैं, बहुत सारे मोटे मोटे से तगड़े तगड़े से लोग, और गरीब गुरबा जो हैं वो नीचे, उनकी पिटाई भी लग रही है और उनके ऊपर तीर भी लग रहे हैं। ये आपने एक इसका टाइटल बनाया है, क्या सबब था, ऐसी क्या चीज़ थी जिसने आपको मजबूर किया कि टाइटल ये बने? देखो ना, वो चप्पू चला रहे हैं, कश्ती चल रही है और ये टैक्स का निज़ाम है। इसमें अगर आपको कोई ख़राबी नज़र आती है तो आप मुझे बता दें। मुझे तो ये बिल्कुल ठीक लग रहा है कि जिनके टैक्सेस एग्जेम्प्ट थे वो मज़ीद एग्जेम्प्ट हो गए। मसलन थोड़ा सा एक एक करके डिफाइन करते जाना, कौन लोग हैं कि जो एग्जेम्प्टेड थे? क्योंकि हमारे लोग तो इसी पे खुश हैं कि जी लाखों रुपए तक तनख्वाह वाले के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। तो क्योंकि हमारे ऑफिस स्टाफ में दाएं बाएं हमारे ज़्यादातर लोग वही हैं कि जो लाखों रुपए से नीचे आमदन रखते हैं, वो तो मिफ्ता साहब को दुआएं दे रहे हैं, हालांकि IMF उसके ऊपर भी नाराज़ है। तो कहाँ कहाँ ऐसी छूट मिली है कि जो आप समझते हैं, आपका तज्जिया है कि जो अगर न भी दी जाती तो मुल्क की ख़जाने को फ़ायदा होता? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ट्रू टैक्सेशन होना चाहिए और सबकी इनकम पे होना चाहिए। हमने दोबारा से एक मतलब फिर इम्पोर्टर्स को फिक्स टैक्स रिजीम में डाल दिया। क्यों? आप उनसे पूरा टैक्स लें। आपने फिर उठा के एग्रीकल्चर पे कोई इक़दामात आप नहीं कर रहे। सूबों में मैं देखना चाह रहा हूँ, अभी ये बजट आ रहे हैं, हम कंपाइल करेंगे और आपके सामने रखेंगे कि अगर पिछले साल 1100 अरब रुपए इन्होंने ज़्यादा कमाया हमारे किसान भाइयों ने, तो उन्होंने कितना टैक्स दिया। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इक्विटेबल होना चाहिए और जो बिल्कुल एग्जेम्प्ट है, जैसे हमने पहले भी कहा था कि जितनी भी मरातें हैं आप सेकंड शेड्यूल में जो भी दी हुई हैं, जिनको भी दी हुई हैं, वो सब ख़त्म करें, क्योंकि इसके बगैर मेरा ख्याल है चारा नहीं है। और ये नहीं होगा कि इससे पाकिस्तान कोई अपना के कर्जे पूरे हो जाएंगे, पेमेंट होगी, बट एक सिंबॉलिक होती है। जब हम कौम को कहते हैं कि जी सबको कुर्बानी देनी है, तो सबसे पहले घर से कुर्बानी शुरू होती है। तो वो कुर्बानी ये होनी चाहिए थी। मैं समझता हूँ कि सेकंड शेड्यूल में जितनी भी मरात, जिसको भी है, मैं कोई इदारों के नाम नहीं लेना चाह रहा, सबकी मरातें ख़त्म होनी चाहिए या उनमें सब्सटेंशियल कमी होनी चाहिए थी। वो मुझे कहीं नज़र नहीं आई। दूसरा, हम कह रहे हैं कि सूबों के अंदर एग्रीकल्चरल टैक्स आप बिल्कुल ट्रू इनकम टैक्स लगाएं। जब आप ये करते हैं कि जी मुझ पे आपने टैक्स लगा दिया और आप दूसरों पे टैक्स नहीं लगा, देखिए 11 लाख और 12 लाख रुपए का जो इतना कोई बड़ा फ़र्क नहीं था, 6 लाख और 12 लाख रुपए में हार्डली 30,000 रुपये साल के शायद फ़र्क होगा। हाँ, ये अलग बात है, ऊपर जो टैक्स बढ़ाना था उसमें भी रिलीफ मिली है। मैं समझता हूँ IMF इस पर बिल्कुल नाला है कि जी कि आप ये क्या कर रहे हैं, क्योंकि इनके हिसाब से 150 अरब के करीब आपको पर्सनल इनकम टैक्स में बढ़ाना चाहिए। दूसरी जानिब अच्छा तोला साहब एक कता कलामी की माजरत, लेकिन ये फरमाइएगा कि अगर हुकूमत के टारगेट्स पूरे हो रहे हैं, FBR अपने टारगेट्स पूरे कर रहा है और उसके लिए जो है वो उसको महसूस होता है कि कुछ जगहों पर छूट दें ताकि बेहतर कारोबार हो सके, तो इसमें फिर एतराज़ किस बात का है? FBR के टारगेट आप किसको कहते हैं? FBR का जो टारगेट होता है आपका 7,004, अगर आप फ़र्ज़ करें मैं आज आपको नंबर देता हूँ
अगर फ़र्ज़ करें मेरे पास 6,000 अरब तक अगर मैं कलेक्ट कर लेता हूँ, 11.5% हम कह रहे हैं कि जी हमारी इन्फ्लेशन होगी और 5% हमारी GDP ग्रोथ होगी, ठीक है जी। तो 16.5% तो आप वैसे ही कह रहे हैं कि सिस्टम मुझे खुद ब खुद दे देगा। तो अगर 16.5% मुझे सिस्टम दे देगा तो 6800 अरब तो आ गया। अब आप क्या कमाल करेंगे, 200 अरब के और एडिशनल मेजर लेंगे। 200 अरब के एडिशनल मेजर लेने का मतलब क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, ऊँट के मुंह में जीरा। आप टारगेट रखते 7500 अरब, तो फिर मैं देखता IMF कैसे इतराज़ करता आप पे। वो ये नहीं चाहते, देखें उनका IMF का कहना, जो कुछ थोड़ा बहुत जो कम्युनिकेशंस होती हैं हमारी भी, वो ये कहते हैं कि यार हमें कुछ नहीं है, हम अपने कर्जे की फ़िक्र नहीं कर रहे इतना कि जितना आपकी भी फ़िक्र कर रहे हैं। वो कभी डायरेक्ट सब्सिडी पे एतराज़ नहीं करते। आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि IMF ने ये कहा हो कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में आप इतने क्यों दे रहे हैं। वो ये ज़रूर कहते हैं कि जी जो मराठी याफ्ता तबका है उसको आप क्यों ये सारी सब्सिडीज देते हैं, तो वो उस पर नाराज़ होते हैं। दूसरी बात, वो नाराज़ जो होते हैं ना फवाद साहब, वो इस बात पे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि यार आप हमसे आते हो, एग्रीमेंट करते हो, कमिटमेंट करते हो, पैसे लेते हो, फिर मुकर जाते हो। तो उनको ये इस बात पे ये बड़े नाराज़ होते हैं हमसे। और ये ज़ाहिरी बात है, हमारा वतीरा रहा है कि हम इनसे एग्रीमेंट करते हैं, हम उनके रिव्यू करवाते हैं, वो कहते हैं जी हम आपको नहीं दे रहे, फिर जाके उन्होंने कह देना होता है कि जी ठीक है आप कंप्लीट करें, फिर हम जाते हैं, मिन्नतें तरले करते हैं, उनकी बातें मानते हैं, फिर आके हम बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं, फिर वहीं पे हम अपने करतूत पे आ जाते हैं। ये 2 साल जो पिछले थे, जो कोविड की वजह से वहाँ आपको रैपिड फाइनेंसिंग मिल गई। आपके जो कर्जे थे पेरिस क्लब के या बाकी जो G20 के जो कर्जे थे, आपके G9 के कर्जे थे, तो उन सबके आपके कर्जे मोरेटोरियम में चले गए थे, इसलिए आपको पिंच फील नहीं हुआ। आपकी इंपोर्ट ना होने के बराबर रह गई थी, आपकी जो आपकी GDP ग्रोथ है वो नेगेटिव चली गई थी। देखें आपका असल टेस्ट तो ये था जब आप 2 साल बाद खुले थे, उसमें आपकी मईशत को आप कहाँ तक संभाला देते, वो सबसे बड़ी बात थी। ग्रोथ आप लेके आ गए, इंपोर्ट लेड ग्रोथ थी, कंजम्पशन लेड ग्रोथ थी, प्रोडक्शन भी थी, बट प्रोडक्शन वाज नॉट रिलेटेड टू एक्सपोर्टेबल सरप्लसेस। आपकी जितनी भी प्रोडक्शन थी वो टोटल आपकी कंजम्पशन पे थी, और उसमें लग्जोरियस काफ़ी थी। जैसे मैं मिसाल दे दूं गाड़ियों की, आप गाड़ियों की मद में आपने CBUs, दुनिया जब उसको डिस्करेज कर रही थी, आप CBU मंगा रहे थे। देखिए ये कोई अच्छी मिसालें तो नहीं है ना, और ये कोई पॉलिसीज तो ऐसी नहीं है ना कि जो आप ज़ाहिरी बात है, आप कोई भी चीज़ देखते हैं आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखते हैं, तो रिक्वायरमेंट को देखना चाहिए था। तो वो तो अच्छा तुला साहब अब IMF अभी तक जो है वो इज़हार इत्मीनान क्यों नहीं कर रहा? हालांकि जो है वो हमने कोशिश तो की है कि उन तमाम सेक्टर्स के ऊपर ऐसी प्रॉपर्टी के ऊपर भी टैक्स लगे कि जो पड़ी रहती है, जो अनप्रोडक्टिव एसेट की तौर पे आती है, कैपिटल गेन को भी कम किया है। काफ़ी जगहों पर हमने जो है वो टैक्स लगाने की कोशिश की है कि जहाँ पर IMF कहता था कि जी इन जगहों पर टैक्स होने चाहिए। IMF का अदम एतमाद आपको क्या लगता है किन खास मकामात की वजह से है? 2 चीज़ें हैं जो मैं समझता हूँ। एक तो पर्सनल इनकम टैक्स पे वो कहते हैं यानी आप मजीद लाएं, जिसमें हमने एक कोशिश की है कि जी दुकानदारों पे हम 3-3 हज़ार रुपये मिनिमम महीना डाल रहे हैं, और उसमें कुछ आ रही हैं चीज़ें हमारे पास भी लोगों की तरफ से कि जी बहुत सारे कमर्शियल कनेक्शंस तो ऐसे हैं कि जिनकी कोई है ही नहीं, कलेक्टिबिलिटी ही नहीं है, वो तो बंद पड़ी हुई हैं दुकानें, तो उनको हम 3,000 रुपये किस चीज़ के लें? इनकम टैक्स तो उस पर होगा अगर आप इनकम करेंगे। भले प्रेजम्पटिव है तो क्या हुआ, मगर वो दुकान ही बंद है, उसका बिल ही 0 है, तो मैं कहाँ से उससे आपको लेके दूंगा? ये आपके सारे डिस्कोज कह रहे हैं हमें। दूसरी तरफ उनका ये कहना है कि जो पेट्रोलियम लेवी जो आप 750 बिलियन की बात कर रहे हैं, तो वो हमें अभी से बता दें, और जिस तरीके से अभी आपकी ना आपने सेल्स टैक्स उसमें चार्ज कर रहे हो, अभी भी आप सब्सिडी दिए जा रहे हो, क्योंकि आपकी जो रुपी पैरिटी है वो 205 तक आप पहुंच रहे हो, और आपके पास कोई रेस्क्यू प्लान नहीं है। तो अगर बढ़ती है और आप अगर सब्सिडी भी दिए जाओगे तो हम कहाँ जाएंगे जी? आप तो रिकवरेबिलिटी दिखाओगे ही नहीं। तो वो इन दोनों चीज़ों पे मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा स्ट्रक्चरल इन चीज़ों पे काफ़ी नाराज़ है। पेट्रोलियम साइड पे वो ज़्यादा है, ये ऑयल साइड पे।
लेकिन तोला साहब, रिव्यू भी आने वाला है। रिव्यू से मुराद जो स्टाफ लेवल की जो चीज़ें हैं वो खुद मिफ्ता साहब ने बताया था कि 18-20 तारीख तक जो है वो कुछ ना कुछ हो जाना है। तो फिर क्या तरीक़ेकार बनेगा IMF से बातचीत का, क्योंकि वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात तो हमारे सामने बयान कर चुके हैं अपने मुख्तलिफ लेटर्स के ज़रिए या अपने जो है वो बयानात के ज़रिए। तो फिर हुकूमत के पास अब रास्ता क्या होगा, किस तरीके से IMF को मनाएगा, क्योंकि IMF अगर नहीं मानेगा तो मईशत तो नहीं चलती। देखिए, कुछ ना कुछ तो हल निकालना पड़ेगा इनको भी, सबको। और ये नहीं हो सकता कि आप इतना बड़ा आप न्यूक्लियर पावर है और आप खुदा ना खास्ता डिफ़ॉल्ट करते हैं। डिफ़ॉल्ट तो आप नहीं करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ऐसा कोई मसला मुझे नज़र नहीं आ रहा। और ये जो मेरा ख्याल है बदगुमानी जो फैला रहे हैं लोग, उनको इस बात से मेरा ख्याल है चुप रहना चाहिए। अच्छा तोला साहब, आप अगर बजट का ओवरऑल एक खाका देखें, ठीक है कि आपकी किताब का टाइटल जो था वो पूरी कहानी बयान कर रहा था, लेकिन बजट के कुछ अच्छे फीचर्स भी तो होंगे और कुछ फीचर्स ऐसे होंगे कि जो आप समझते होंगे कि मौजूदा सूरत हाल में इससे बेहतर चीज़ें नहीं पेश की जा सकती थी। क्योंकि मैं इस तनाजुर में बात कर रहा हूँ कि शौकत तरीन साहब या मुजम्मिल असलम साहब, तो वो तो ये फरमाते हैं कि ये बजट नहीं है, रद्दी की टोकरी में फेंके जाने जैसा एक डॉक्यूमेंट है। तो आप भी इस बयान से इत्तफाक करते हैं? देखिए, वो सियासतदान लोग हैं और आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करेंगे। वो बोलेंगे यार इस बजट के बाद दूध और शहद की नदियाँ और नहरें निकल आएंगी। तो डोंट एक्सपेक्ट देम ना, आप रियलिटी की बात करें। वो अभी लास्ट टाइम यही जो 2 DO था जिन्होंने बजट बनाए थे, मुजम्मिल साहब उस वक्त नहीं थे हमारे, तो उन्होंने कहा था ये लूट सेल है बजट, ठीक है ना। वो लूट सेल ऐसा हो गया कि ये डाकू लूट गए और सेल भी ख़त्म हो गई, ठीक है ना। वो क्या क्या कहते हैं, वो चरागों में रोशनी ना रही। तो मसला ये है कि वो सियासतदानों के वो उस वक्त ये वो लोग कह रहे थे कि जी ये बजट तो कुछ भी नहीं है, वहीं सिर्फ बना दिया, बाद में देखेंगे क्या होता है। तो उन पे आप ना जाएं। रियलिटी में ये जो बजट जो है उसमें सबसे बड़ा आपका मसला जो मैं समझता हूँ, आप देखेंगे तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है आपका ये NFC अवार्ड की जो बहुत बड़ी पेमेंट्स जा रही है। मैं नहीं कह रहा NFC अवार्ड को आप रिवर्स करें, बट चारों इकाइयों को और फेडरेशन को बैठ के ये सोचना पड़ेगा कि क्या इस तरीके से हम मुल्क को आगे चला सकते हैं कि नहीं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो टैक्सेशन मेजर जहाँ लूप होल्स हैं और जहाँ मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी। तोला साहब, मैं ब्रेक ना ले लूँ, टैक्सेशन के ऊपर फिर बात करेंगे, क्योंकि टैक्सेशन आपका एक मौजू ही आपका असल बुनियादी तौर पर टैक्सेशन ही है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आएंगे तोला साहब। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, अशफाक यूसुफ तोला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बजट में क्या चीज़ें अच्छी हैं, क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको रिव्यू करना चाहिए, कौन सी एनॉमलीज हैं कि जिसको दुरुस्त करने के लिए तोला साहब की खिदमात ली गई हैं। तोला साहब, अभी तक आपकी कमेटी ने जो काम किया है, अभी बजट के ऊपर ब्रेक से पहले हम बात ही कर रहे थे, टैक्सेशन पे जैसे ही आप आए मैंने ब्रेक ले लिया। नॉर्मली कमेटी को भी अगर साथ मिला लें, क्या टास्क है आपके पास? हर साल ही होता है वैसे तो, लेकिन इस साल आप सब क्या समझते हैं, चैलेंज क्या है, किस हद तक जो है वो चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत है और किस हद तक पहले के मुकाबले में मामला बेहतर है? देखिए, 2 चीज़ें मैं आपको, नॉर्मली उसको कहते हैं कि अगर एक कानून में कोई और चीज़ लिखी हुई है और एक कानून में, दूसरे कानून में कुछ और चीज़ लिखी हुई है, उसको हम कहते हैं नॉर्मली, ताकि दोनों कानूनों को आप ठीक कर लें। तो ऐसी एनॉमली आती नहीं है हमारे पास लोगों के ग्रीवेंसेज आते हैं। तो वो अब ये जो है ना, ग्रीवेंस का दूसरा नाम एनॉमली बन गया है पाकिस्तान में। और ये आ रहे हैं अभी तो लोगों की काफ़ी चीज़ें आ रही हैं, कुछ IPPs के आ रहे हैं, कुछ ट्रेडर्स के आ रहे हैं, कुछ मेरा ख्याल है काफ़ी चीज़ें आ रही हैं जो कि मैं समझता हूँ कि अभी आएंगी। कमेटी माशाल्लाह बड़ी एक्सपीरियंस है और देखते हुए मुझे कुछ, मैं दोस्तों से जो हमारी कमेटी के मौजूद मेंबरान हैं उनसे मैं गुजारिश भी कर रहा हूँ कि हमें मज़ीद लोग ऐड करने पड़ेंगे। बिकॉज के देखें, लोगों की एक एक्सपेक्टेशन होती है, उनको भी पता है हल होना ना होना अल्लाह के हाथ में है, मगर हम कोशिश ज़रूर करेंगे कि किसी का कोई अगर जेन्युइन मसला हो वो हम इक़्तिदार के ऐवानों तक पहुँचा देंगे कि ये देखें ये चीज़ें आपको देखनी चाहिए। बाकी आपको पता। अच्छा तोला साहब, एक बहुत अहम सवाल है यहाँ पर पाकिस्तान में। बदकिस्मती इसको मैं इसलिए कहूँगा कि ज़ाहिर है कि मुल्क के लिए टैक्स देने पर कोई तैयार नहीं है। जिस सेक्टर के ऊपर टैक्स लगे वो कहता है कि जी हमारा सेक्टर तो इस टैक्स की वजह से, चूंकि स्पेसिफिक हम पे टैक्स लग गया है, लिहाजा ये सेक्टर तो जो हुकूमत ने तबाह करने का फैसला कर लिया है, यानी कि हम कमाते रहें लेकिन हमें कोई पूछे नहीं।
प्रॉपर्टी के हवाले से भी पहला रद्दमल प्रॉपर्टी से मुंसलिक लोगों का यही है कि जी अब प्रॉपर्टी बेचेंगे कैसे, यानी कि आप 5 करोड़ रुपए कमा लें एक प्रॉपर्टी को 4 महीने के अंदर बेच के, लेकिन उस 5 करोड़ रुपए के ऊपर 15% टैक्स देते हुए लोग परेशान होते हैं। तो कैपिटल गेन की एक तो मुद्दत बढ़ाई है, दूसरा जो एक किराया अजम्पशन के बाद एक किराया तस्वुर होगा 2.5 करोड़ रुपए गालबन उसकी बेस है, वो सारा जो एक उसको नाम मेरे इस वक्त जेहन में नहीं है। ये दो चीज़ें जो खास तौर पर प्रॉपर्टी के हवाले से की गई हैं, इसको कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त मुझे जिस जगह बिठाया गया है तो मैं वो तो उस पर मैं कोई माइंड अपना नहीं दे सकता, वरना वो मेरा बायस हो जाएगा कि जी आप तो ये फिक्स माइंड के साथ बैठे थे कि ये सही है या गलत है। बाय एंड लार्ज जो मईशत के जो टैक्स कंट्रीब्यूटर्स हैं उसमें असूल की बात कर लेते हैं मुतल्ला साहब। चलें, ये गलत था, जाहिर है कि ये आपका डोमेन इस वक्त बन चुका है क्योंकि आपने जाहिर है इसके ऊपर जो है वो तबसरा भेजना है, लेकिन अगर आप इसको जो है वो मुल्की मफाद में देखें या वैसे आप देखें कि एक मुल्क की जिसके अंदर प्रॉपर्टी का इतना बड़ा कारोबार होता हो, एक अच्छी खासी इनकम प्रॉपर्टी से होती हो, पाकिस्तान छोड़ दें, चलें आप तस्वुर कर लें कि दुनिया का कोई भी ABCD मुल्क है, बाय बुक कह लें या बाय असूल कह लें, क्या बनता है? मैं एक बात हमेशा कहता था, कहता हूं और कहता रहूंगा कि हर वो इनकम जिस पे के टैक्स देना चाहिए, टैक्स होना चाहिए, किसी भी सोर्स से हो, सैलरी से हो, बिजनेस से हो, डिविडेंड से हो, रेंट से हो, कैपिटल बिजनेस से हो, एग्रीकल्चरल इनकम हो, हर किसी को टैक्स देना चाहिए। रिमिटेंस भी जी, डिविडेंड भी होना चाहिए। डिविडेंड भी तो टैक्स हो ही रहे हैं ना, हमारे 15% हम दे ही रहे हैं। नहीं, रेमिटेंस, फॉरेन रेमिटेंस देखें, फॉरेन रेमिटेंस वो चीज़ है जो पाकिस्तान में अर्न नहीं हुई है, वो पैसे बाहर अर्न हुए हैं और वहाँ से यहाँ रेमिट होते हैं, बल्कि वो आप एग्जेप्ट इसलिए करते हो, दो फायदे आपको होते हैं। एक तो आपको फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है, दूसरा जब ये पैसा यहाँ पर आ जाता है या अगर इन्वेस्ट हो जाता है, देखिए अगर या तो फर्ज करें, दो चीज़ें मैं बताता हूँ, या मैं उस पैसे को खर्च कर दूंगा या इसको कहीं इन्वेस्ट करूँगा। खर्च करूंगा, जिसके हाथ में जाएगा वो कहीं ना कहीं लगाएगा, वहाँ से भी मेरी टैक्सेशन जनरेट होगी। अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता हूँ, मुझे टैक्स मिलेगा, मुझे इनकम मिलेगी, मैं टैक्स देता रहूँगा। तो ये तो रेमिटेंस तो कभी भी टैक्स दुनिया में नहीं होते, वो इनकम आपकी है ही नहीं, वो तो इनकम बाहर जो होती है उसमें उन्होंने टैक्स दे दिया। हाँ, अगर कोई पाकिस्तानी रेसिडेंस है, वो अपने अकाउंट से बाहर से कोई रेमिटेंस या बैंक अकाउंट में डाल है तो वो अलग चीज़ हो जाती है। मगर अगर आपके रिश्तेदार अगर आपको भेजते हैं, बच्चे भेजते हैं, माँ बाप भेजते हैं, तो वो इस इनकम के ज़िम्मे में नहीं आती है। बिल्कुल ठीक है। तोला साहब, आप जिस मौजू पे बात कर रहे थे कैपिटल गेन और प्रॉपर्टी के हवाले से, उसके ऊपर थोड़ी सी तशरीह कीजिए। देखिए, तशरीह ये होती है कि वो ये था पहले कि कैपिटल गेन में अब जो उन्होंने किया है वो 3 कैटेगरीज में कर दिया: ओपन प्लॉट, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी और अपार्टमेंट जो वर्टिकल ग्रोथ के लिए मेरा ख्याल है उन्होंने उसको कम कर दिया। 2 साल के बाद उन्होंने 1 साल के बाद कहा है कि जी कोई भी आप पे कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगा, जो कि वाजिब है, बिकॉज के अपार्टमेंट में लोग इतनी इन्वेस्टमेंट्स करते नहीं हैं। और ये बात याद रखिएगा, लोग इस चीज़ को समझने से कासिर हैं, प्रॉपर्टी का टाइटल कब होता है, उस टाइटल के बाद से ये होता है। इस तरीके से कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में उन्होंने 3 साल रखा है और बाकी 3 या 4 साल, और बाकी जो ओपन प्लॉट है उसमें 6 साल रखा है। बिल्कुल देखें, ओपन प्लॉट आपको भी पता है कि जी नॉर्मली ये होता है कि सट्टे के लिए इस्तेमाल होते हैं, लोग इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पार्किंग ऑफ जो अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है या पैसे होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए अगर कोई पॉलिसी बनाई गई है, हमें अगर कोई आया रिव्यू के लिए तो हम उसको उस हिसाब से देखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने अब एक निस्बत, आप एक ओहदा दिया हुआ है कि जहाँ आपको देखना है कि ये सही है या गलत है, तो उसको मैं फिक्स माइंड के साथ अभी नहीं देख सकता। वो पूरी टीम हमारी बैठेगी, सारे एक्सपीरियंस लोग हैं। दूसरा जो डीम्ड इनकम का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जी कि वो ये कहते हैं कि जी सपोज़ करें आपके पास 5 प्लॉट हैं या 5 प्रॉपर्टीज़ हैं और आप एक अपने लिए रख लें। अब ये मत कीजिएगा कि मेरी 2 शादियाँ हैं तो मुझे 2 प्लॉट चाहिए, या मेरा एक घर कराची में, एक इस्लामाबाद में, तो मैं क्या करूँ। वो अब आपकी मर्ज़ी है, आप जितने शादियाँ करें, 4 भी करें अल्हम्दुलिल्लाह, तो आपको एक ही घर एग्जाम मिलेगा। अब जितने भी प्लॉट हैं, अब ज़ाहिर बात है वो ये कहते हैं ये वेस्टफुल एसेट है, ये पैसा लगा हुआ है, तो उसमें हम ये तसव्वुर करेंगे कि FBR का जो प्लॉट वैल्यू है, जैसे कि फर्ज करें FBR वैल्यू जो आती है ना शेड्यूल में, जो उनके ऐसा रोज़ में आती है, उसको हम कंसिडर करेंगे जी आपकी आपकी इन्वेस्टमेंट है, उसका हम 5% रेंटल तसव्वुर करेंगे
और उस पे 20% इन टोटल 1% ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू जो है PR वैल्यू होगी, इस पे हम आपको टैक्स कर देंगे। अब अगर उसमें सवाल ये आएगा कि जी के क्या वो प्रॉपर्टी ऑलरेडी रेंटेड है और उसका टैक्स आ रहा है और वो टैक्स भी शामिल किया जाएगा, तो ज़ाहिरी बात है जो हाईएस्ट होगा, अगर फ़र्ज़ करें ये 1% हाईएस्ट है तो वो देना पड़ेगा आपको, या अगर जो प्रॉपर्टी का रेंटल आ रहा है और वो है तो मेरा ख्याल है वो एग्जेम्प्टेड हो, उसमें ऐसा आपको कोई देना नहीं पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ ये ऐसे इक़दाम हैं जो एक आपके कॉन्सेप्ट को ऐड किया हुआ है इन्होंने, तो देखें इसको। अब आते हैं, अगर हो सकता है इनके अपने, क्योंकि दोनों हमारे पास जो मेरे साथ को चेयर पर्सन हैं, मैडम सुरैया भट्ट बड़ी पुरानी कोना मश्क माशाल्लाह कस्टम ऑफिसर हैं, और आफाक कुरैशी साहब इज ऑल्सो वेरी नॉलेजेबल का है। हमारी टीम में भी बड़े अच्छे लोग हैं, आसिफ हारून साहब हैं, कादर मेमन साहब हैं, औरंगजेब साहब हैं, सैफुल्ला साहब हैं, तो ये सारे, वो अभी फ़खरुद्दीन साहब हैं, सादिया नज़ीर हैं, तो ये वो लोग हैं, मैं समझता हूँ कमाल सिद्दीकी साहब हैं, तो ये वो लोग हैं जो जानते हैं काम को, यानी माशाल्लाह उनकी जो मशवरे होंगे ना, ये बड़े करामत साबित हो सकते हैं आपके। अच्छा तोला साहब, एक आखिरी चीज़ पे कमेंट कर दीजिएगा, अब मैं ब्रेक की तरफ मुझे जाना है। पावर सेक्टर के हवाले से मिफ्ता साहब ने बहुत क्लियर कहा है कि ये मुल्क की मईशत को खा जाएगा, मुल्क को खा जाएगा अगर इसको ठीक ना किया गया। 3, 4, 5 इकदाम कौन से हो सकते हैं इसको ठीक करने के? देखिए, सबसे पहले तो आपका जो पावर मिक्स है ना वो बहुत ज़्यादा कहता है, आपका जो थर्मल है ना इसको आपको रिड्यूस करना पड़ेगा। दूसरा, आपका जो हाइडल की जो सोर्सेज हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, उनको गवर्नमेंट को फास्ट ट्रैक पे फैसिलिटेट करना पड़ेगा। मैं कल किसी जगह बैठा हुआ था तो 2 मुझे जगह बताई गई कि एक 80 मेगावाट का है और एक कोई 7 मेगावाट का है आज़ाद कश्मीर में। वो कोई 8-8, 10-10 साल से बन रहे हैं यार। मैं ये नहीं हैरान हूँ कि लाल फीता कब तक इनको नहीं बनने देगा। दूसरा, आपको रिन्यूएबल एनर्जी पे तवज्जो देनी चाहिए और आपको सोलर पार्क वगैरह इन किस्म की चीज़ों में ना, आपकी देखिए जो कंजम्पशन है ना, ज़्यादा इंडस्ट्री फोकस होनी चाहिए। और रेसिडेंशियल के लिए आपको नॉर्मली कोशिश यही करनी चाहिए कि इस किस्म के मराहते देनी चाहिए। जैसे जो छोटे जो लोन का उन्होंने कहा है कि जी हम छोटे जो जहाँ पर घरों पे लगाने हैं सोलर या उनकी बैटरीज, तो उस पर हम आपको लोन्स वगैरह दे देंगे, तो ये देने चाहिए। दूसरा, आपको एग्रीकल्चर साइड पे आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, वहाँ पर ट्यूबवेल वगैरह के लिए भी आपको सोलर पैनल्स वगैरह देने पड़ेंगे ताकि उनका निज़ाम सही से चलता पड़ेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया तोला साहब, वक्त बड़ा महदूद था। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आगे बढ़ते। ब्रेक के बाद खुश आमदीद, डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बजट पे तबसरा लेते हैं। डॉक्टर साहब, IMF नाखुश नज़र आता है पाकिस्तान के तमाम टैक्सेशन के इकदाम से, इवन बजट से भी कहता है कि नाकाफ़ी इकदाम हैं। कैसे खुश होगा IMF की ज़रूरत तो है, ज़्यादा पैसे चाहिए इस वक्त। यही तो बात है कि हमने अप्रैल में मुज़ाकरात शुरू किए थे IMF के साथ, उसको बहुत ज़्यादा लंबा कर दिया और इसके दौरान में आपने देखा कि रुपए की कदर जो है बहुत तेज़ी से गिरी। कुछ 17 रुपया फी डॉलर गिर गई इस हुकूमत के दौर में, और उससे रिजर्व भी हमारे गिरे स्टेट बैंक के, और लोगों ने गैर ज़रूरी तौर पर डिफ़ॉल्ट और दिवालियापन की बातें शुरू कर दी बगैर ये सोचे समझे कि इसका असर दुनिया पर क्या होगा। पहले तो मैं बता दूं, हम डिफ़ॉल्ट नहीं करने जा रहे थे, दिवालियापन तो बहुत बार की बात है, लेकिन आपने IMF को एक मैसेज दे दी कि हम इतने डेस्परेट हैं कि हर आपकी गैर ज़रूरी और जालमाना और गैर मुनसिफाना शर्त को मंजूर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमारे हाथ इस वक्त कोई रास्ता नहीं खुला है। तो मेरे ख्याल से, लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगा कि कुछ ना कुछ गलतियाँ हमारी ज़रूर हैं बजट के अंदर, और दूसरी जिससे उनको मौका मिला कि वो ये कह सकें एक चीज़। लेकिन असल बात जो है, जो लोग बात करते में शर्मा रहे हैं, वो मैं आपको बता दूं। IMF जो है वो ये सोच रहा है कि जनाब, अगर जब आपके हमारे यहाँ लोग ये कह रहे हैं पोजीशन की हुकूमत को हम गिरा देंगे और बजट के बाद गिरा देंगे, तो IMF ये कहता है कि इमरान खान साहब ने तो अपने ज़माने में जो खुद उन्होंने तहरीरी मुआहदा किया था उससे तोड़ दिया। तो जब अगर खुदा न खास्ता हुकूमत यहाँ बदलती है तो हम जो मुआहदा करेंगे उसमें इनको किस्त तो मिल जाएगी, उसका क्या होगा। तो आपने उनको एक मौका दिया कि जो अमेरिका भी चाहता है न्यू ग्रेट गेम के तहत, तो उन्होंने ये कहा कि भाई अगर ये हुकूमत जाने वाली तो हम पहले तसल्ली कर लें, कोई गारंटी नहीं करेगा, लेकिन वो ये तसल्ली कर लें कि कम से कम सितंबर 2022 तक जब तक ये प्रोग्राम है, ये हुकूमत रहेगी, और चूंकि ये कमज़ोर हालत में है तो उन पर ये शराइत लागू करते चले जाएं। कुछ इन्होंने बजट में गलतियां की। अब एक मिसाल के तौर पर
इन्होंने ये लिख दिया बजट के अंदर कि जनाब हम जिन लोगों ने जायज़ आमदनी है जिस पर उन्होंने टैक्स दिया है, अगर उनके पास प्रॉपर्टीज़ हैं ज़्यादा तो उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया। अब IMF ने उस पर एतराज़ कर दिया। दो वजह हैं, एक तो ये कि ये सूबाई मसला है, अगर कोई कोर्ट में चला जाए तो मसला पड़ जाएगा। दूसरी कि वो जो टैक्स लगाया ये वेल्थ टैक्स है, तो वेल्थ टैक्स तो पाकिस्तान में है ही नहीं, तो कानून ही मौजूद नहीं है। तो इन दो बुनियादों पर IMF ये महसूस कर सकता है कि अगर ये कोई कोर्ट में गया और उन्होंने कोर्ट ने इसको कालेदम कर दिया तो फिर जो हमारे इनके बजट खसारा तो बढ़ जाएगा, तो यहाँ से जो आमदनी आती है। तो ये आपने सोच समझ के लगाना चाहिए था, और भी बहुत सारी गलतियां। अच्छा डॉक्टर साहब, हुकूमत ये समझती है कि नॉन प्रोडक्टिव एसेट थे, मईशत में कंट्रीब्यूट भी नहीं करते थे, लोगों का बहुत सारा पैसा यहाँ पे होल्ड हो जाता था, तो इस होल्ड पैसे को रोलिंग में लाने के लिए ज़रूरी है कि अगर टैक्स लगेगा या तो प्रॉपर्टी बेच देंगे या टैक्स देना शुरू हो जाएंगे, कुछ ना कुछ आमदन गवर्नमेंट को शुरू हो जाएगी। इसमें बुराई क्या है? देखिए, बुराई मैंने आपसे बताया दो है, बिल्कुल बाज़ है, इसमें कोई मुझे गलतफहमी नहीं है। मैं तो चाहता हूँ कि टैक्स जिनके पास पैसा है ज़रूर दें, मुल्क को ज़रूरत है, इसमें मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मसले दो आ रहे हैं। पहली चीज़ तो ये कि जायज़ आमदनी से जो आपने एसेट्स बनाए जिस पर उन्होंने टैक्स दे चुके हैं, वो आमदनी पर उस पर आपने एडिशनल टैक्स लगाया। तो वो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जो चोरी के पैसे से असासे बनाए थे उससे तो आपने 1 रुपया भी नहीं लिया, हालांकि कानून मौजूद है। तो पहले तो आप उनसे लेना जो चोरी के असासे मौजूद है, उनसे आप ले। 900 अरब रुपए मैंने पहले भी आपको बताया था, हुकूमत को पता है, उसकी तफसील उनके पास है। तो जब आप वो नहीं लेते तो दूसरों से, ईमानदार लोगों से जब आप ये कहेंगे तो कहेंगे जो ईमानदारी से टैक्स देता है उसको आप तमाशा मार रहे हैं, और जो चोर अशराफी है उससे नहीं ले रहे हैं। एक तो ये बात है, बहुत बड़ा मसला है अखलाकी। दूसरा तो मैं चाहता हूँ उनसे भी ले लें तो ठीक है, लेकिन जो IMF ये सोच रहा है कि अगर ये कानून में गुंजाइश नहीं है ना, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी इज ए प्रोविंशियल सब्जेक्ट, तो ये कैसे लगा सकते हैं, इनको सोचना चाहिए था। और दूसरे ये वेल्थ टैक्स है एक्चुअली, तो वेल्थ टैक्स तो कानून पाकिस्तान में खत्म हुए अरसा हो गया, तो पहले तो कानून लाते। तो जल्दबाजी में इन्होंने, मेरा ख्याल है इनकॉम्पिटेंस भी मुझे नजर आ रही है। ये दो एतराज़ात हैं, अगर ये सूबों से लगवाते और वेल्थ टैक्स ना होता तो फिर ये IMF एतराज नहीं कर सकता था। अच्छा, शौकत तरीन साहब और उनके जो उनके हमनवा हैं जो उनके दाएं और बाएं बैठे हुए हैं, वो ये कहते हैं कि ये बजट रद्दी की टोकरी में फेंके जाने के काबिल है। तो क्या ये इतना ही अगली और बदसूरत बजट है? देखिए, बात ये थी कि मईशत जो लोग बर्बाद करके गए हैं, मैं आपसे भी, आज मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि मईशत में तबाही और बर्बादी जो आई है, जिसके वजह से हम बिल्कुल ऐसे चले गए कि IMF के सामने घुटनों के बल जा रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी आयद होती है उन लोगों पर जिन्होंने मार्च से जून 2020 में डिस्काउंट रेट को कम करके सस्ती शरह सूद पर कर्जे देके बेतहाशा इंपोर्ट्स कराई जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा थी, बेतहाशा तिजारती खसारा कराया जो पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा था, हुकूमत को टैक्स ज़्यादा मिल गया, कस्टम ड्यूटी सेल टैक्स, इन लोगों ने कई सौ अरब रुपए कमा लिए, लेकिन मईशत तबाह हो गई। डॉलर मैं आपको आज बता रहा हूँ 152 रुपए का था मई 2021 में। अगर एक साल के अंदर इमरान खान साहब के दौर में ये 189 पर आ गया, तो ये जो जबरदस्त 152 से 189 आया 43 रुपया फी डॉलर, उस मुल्क में जहां 75 अरब डॉलर की इंपोर्ट्स हो रही है, तो ये तो मुजरमाना फैलता। मैं तो इसको कहता हूँ दहशतगर्दी थी। तो उसकी वजह से जो तबाही आई, पहले तो उसका हिसाब दे दें। नंबर एक, उसका हिसाब दे दें वो कि उन्होंने क्यों नहीं ये इतना क्यों गिराया था और लोगों को क्यों कमाने का मौका दिया। उन्होंने तो टैक्स, कस्टम ड्यूटी पर ले ली, सेल्स टैक्स भी ले लिया इसके ऊपर, तो मईशत वो तबाह करके गए हैं। लेकिन जो मुझे अफसोस है, उनको कोई हक नहीं पहुंचता एक चीज़ के रद्दी में टेकने के काबिल है। ये एक्शन तो कोर्ट में ले जाने के काबिल है, फिर तो FIR होनी चाहिए एक चीज़। अच्छा डॉक्टर साहब कथा कलामी की इमादत, एक चीज़ फरमाइएगा कि इस वक्त दुनिया भर की स्टॉक मार्केट जो हैं वो शदीद दबाव का शिकार हैं, क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो शरह सूद में इजाफे की तरफ जा रही है। तो क्या ये सारी चीज़ पाकिस्तान पे भी इम्पेक्ट करेगी? पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत हाई है इस वक्त। देखिए, हमारा मसला स्टॉक एक्सचेंज नहीं है, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ। हमारे कई मसले हैं, मैं बता रहा हूँ। पहली चीज़ ये थी कि जब ये हुकूमत, मैंने बताया कि 152 से 189 पर डॉलर ले आए, जिससे कि महंगाई बढ़ती है, इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, सनतों की लागत बढ़ती है, सारी दवाई यहाँ से आई। लेकिन इस हुकूमत के दौर में ये 189 से 206 पर आ गया, तो ये तो 17 रुपये बढ़ गए, इन्होंने गिरा दिया। तो ये जो गिराया है ये बड़ा तकलीफ दे चीज़ है, इसलिए कि मैं आपको रिकॉर्ड पर बता दूँ, अगर हुकूमत संजीदा कोशिश करती और स्टेट बैंक संजीदा कोशिश करता इस हुकूमत के दौर में, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कहता हूँ कि ये 17 रुपये को गिरने से रोका जा सकता था।
हमारे रिजर्व्स को बढ़ाए जा सकते थे, डिफॉल्ट की बातें करने के लिए मुंह बंद हो जाते। इन्होंने कोई कोशिश नहीं की। गालिबन उसकी वजह ये थी कि वो ये कह रहे हैं कि जितने भी रिजर्व नीचे जा रहे हैं, डॉलर ऊपर जा रहा है, रुपया नीचे जा रहा है, ये हम कहेंगे इमरान खान के गलत फैसलों के आफ्टर शॉक्स हैं। और जब IMF से कर्जा मिल जाएगा, चीन से 5 अरब डॉलर आपको मिलने वाले हैं, सऊदी अरब से आपको पैसे मिलने वाले हैं, तो आपके रिजर्व बढ़ेंगे, रुपया थोड़ा सा बेहतर होगा। वो कहेंगे ये हमारी पॉलिसी की वजह से है। और ये जो तबाही बर्बादी आज तक आई थी, ये इमरान खान का जो लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, बारूदी सुरंग, हालांकि उस बारूदी सुरंग से ये सारी तबाही नहीं आई। 80% तबाही जो आई है उस फैसले से आई है जो उन्होंने डिस्काउंट रेट गिराया था। 20% तबाही उस फैसले से आई है जो इमरान खान ने बारूदी सुरंग बिछाई थी 28 फरवरी को। यानी कि ये बात हकीकत है कि इमरान खान साहब ने बारूदी सुरंग बेशक पहले बिछाई है, बाद में बिछाई जरूर नहीं। इसमें तो कोई दिखे ना, आप वो तो IMF के स्टेटमेंट में आ गया ना। जो IMF ने स्टेटमेंट इशू किया है, उन्होंने ये कहा कि इस हुकूमत ने हमारे साथ तहरीरी मुआहदा किया, रिटन एग्रीमेंट ऑफ ए सॉवरेन स्टेट ऑफ पाकिस्तान, और वही हुकूमत, उसी का प्राइम मिनिस्टर वो कहता है जी हमने इसको तोड़ दिया और हमने कहा जी ये रेट कम कर दें। मुझे पता है इमरान खान साहब ने इसलिए किया था कि वो जो अपोजिशन तहरीक चला रही थी उसकी जरा से वो नीचे की तरफ चली गई, और जैसे ही वक्त कमजोर पड़ती वो IMF से कहते हम माफी मांगते हैं, आज बढ़ा रहे हैं। फिर उनको मौका नहीं दिया कुदरत ने। कुदरत का फैसला अलग होता है। तो वो तो उसमें तो दुनिया की कोई राय दो है ही नहीं कि उन्होंने गलत फैसले किए थे। लेकिन वो फैसला था मार्च से जून का, वो 80% तबाही लेकर आया, ये 20% लेकर आया जो बारूदी सुरंग जिसको कह रहे हैं। तो PMLN उसको क्यों नहीं कह रही कि वो जो 80% है, क्योंकि इनके लोगों ने भी इम्पोर्ट करके फायदा उठाया, सबने और गंगा नहाई। तो ये जो है कि लस्ट फॉर मनी और लस्ट फॉर पावर में उसूल को तोड़ देना। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त का। नाज़रीन, प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ है। आज के प्रोग्राम से याद दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।